हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लखनऊ डिफेंस एक्सपो स्टार्ट करेंगे। पहला हमारा टॉपिक यही है। तो देखिए, पहली बात तो डिफेंस एक्सपो होता क्या है इसको हम समझ लेंगे। उसके बाद जो आगे जो है जो इसमें कुछ डेटा वगैरह दिए हुए हैं इसको हम कवर करेंगे। डिफेंस एक्सपो में ये होता है कि कोई कंट्री अपनी कैपेबिलिटीज़ वो मतलब डिफेंस के फील्ड में वो क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो कितना एक्सपोर्ट कर रही है, क्या इम्पोर्ट कर रही है और कितनी पावरफुल है, वो दिखाने की कोशिश की जाती है। और ये जो डिफेंस एक्सपो होता है वो 2 साल में एक बार जो है इसको जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, 2 साल में एक बार। ये 11th डिफेंस एक्सपो था ये। और जो लास्ट वाला हुआ था वो 2018 में हुआ। 2 साल बाद 2020 में जो है दूसरा हुआ। तो जो 2018 में डिफेंस एक्सपो हुआ था वो चेन्नई में हुआ था। ठीक है, और 2020 वाला हमारा लखनऊ में हुआ था। ठीक है, अगर मेन थीम अगर हम देखें डिफेंस एक्सपो का हमारे तो था 2020 का जो थीम था वो था इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। और फोकस जो है किस पे था, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस। तो ये हमारा फोकस था। इसमें बहुत सारी कंपनीज के बहुत सारे स्टेक होल्डर्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। बहुत सारी कंपनीज थी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो कर रही थी, तो वो लोग पार्टिसिपेट की थी। ठीक है ना। अब इसमें अगर से हम देखें तो हमारे जो है आपका देखिए ये जो है ना अपना शोकेस करती हैं, उनकी जितनी पावर है वो शोकेस, जैसे बराक 8 है। ठीक है, ये इंडो इजरायली सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, या ये जो है जॉइंटली डेवलप किया गया था आपका इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी कि AIAI और इंडियन डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO हमारा जो है दोनों ने, यानी कि AIAI यानी कि इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और DRDO ये दोनों ने मिलकर जो है डेवलप किया था बराक 8 को। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे शोकेस की गई थी। यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स में इसको जो है दिखाया गया था। बहुत सारी PPTs होती हैं, लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, है ना, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। कोरियन बहुत सारी डिफेंस कंपनीज जो है इंडस्ट्री के एसोसिएशंस थे वो लोग भी पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, ऐसे ही आपका जो है रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बहुत सारी और जो स्टेक होल्डर्स थे यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो लोग थे उन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था। डेसॉल्ट है, ये जो है यहाँ पे ये कंपनी है। ठीक है, एविएशन कंपनी है डेसॉल्ट, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। तो देखिए ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही सिर्फ डिफेंस एक्सपो होता है, बहुत सारी कंट्री जैसे US हो गया उनका भी अपना डिफेंस एक्सपो होता है। ठीक है ना, लेकिन ये जो डिफेंस एक्सपो हुआ है इस बार 2020 का लखनऊ में, ये बहुत ही लार्ज मैसिव स्केल पे हुआ था। ठीक है ना, ऐसा जो है रेयरली मतलब अभी तक का जो सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो था ये हुआ था आपकी। ठीक है ना, तो ये जो डिफेंस एक्सपो है ये बहुत सारे फॉरेन डेलीगेट्स आए थे इसमें, जैसे आप जो है नेपाल के भी लोग थे, फिलीपींस थे, तजाकिस्तान है, थाईलैंड है ना, सेशल्स है, UAE है और बहुत सारी कंट्रीज थी। आप जो है आपका अफगानिस्तान भी यहीं पे आया था। ठीक है ना, तो ये सब आप देख लीजिएगा कि कौन कौन सी कंट्रीज़ के डेलीगेट्स थे यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि ठीक है ना कि कौन कौन सी कंट्रीज़ क्या थी, यानी कि बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट किए थे। पर्पज़ क्या होता है, पर्पज़ यही होता है कि जो पोटेंशियल आपकी कंट्री की पोटेंशियल है, ठीक है, उसको जो है शोकेस करना और अपने आप को इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब जो है बनाना। ठीक है ना, तो बहुत सारी कंट्रीज स्टेक होल्डर्स होंगे, उनसे बात होगी, बहुत सारी चीज़ें आगे जो है वे फॉरवर्ड आगे समझ में आएगा, तो वो चीज़ें कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है ना, तो अब इसमें देखिए यहाँ पे क्या है कि जो हमारा HAL था, ठीक है, HAL था यानी कि स्टेट फंडेड है HAL, आपको पता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। उसने जो है इसी में जो है MOU साइन किया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसके साथ एक इजरायली कंपनी थी। अब कंपनी का नाम मुझे याद नहीं है, अब कंपनी देख लीजिएगा कौन सी कंपनी थी। तो HAL का जो है इजरायली कंपनी से जो है एक अब क्या कहते हैं आपका MOU साइन हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था। किस लिए? फॉर द अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए, UAV के लिए साइन हुआ था। इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, इसके बाद जो है जैसे बहुत सारे आपके INS विक्रांत है, ठीक है ना, या फिर आपका धनुष A155 है हाउट्जर, तो ये सब चीज़ों के बारे में जो है वहाँ पे उसको शोकेस किया गया। ठीक है ना, अब देखिए जो इंडिया हमारा है वो आपका सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है, आपको पता होगा। ठीक है, इंडिया हमारा सऊदी अरेबिया के बाद सबसे ज़्यादा सऊदी अरब आर्म को एक्सपोर्ट करता है। इंडिया हमारा सेकंड नंबर पे है। ठीक है ना, और ये जो है हमारा 10% ऑफ द ग्लोबल शेयर ये काउंट करता है। जो सेकंड नंबर पे है वो 10% ग्लोबल जो देखें तो 10% जो है शेयर जो है ये काउंट करता है। और ये जो है ऐसी वैसी जो नहीं, सिपरी जो है जो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, उनके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि इंडिया सेकंड नंबर पे है और 10% जो है आर्म्स को इम्पोर्ट करती है। ठीक है ना, देखिए पहले जो अगर हम देखें तो जो रशिया था, ठीक है ना, रशिया से हम ज़्यादा मतलब आधा से 50% से ज़्यादा जो है वेपन्स हम रशिया से करते थे। लेकिन अब जो है इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये दो और जो है मेजर सप्लायर बन गया है हमारे लिए, इंडिया के लिए। पहले रशिया ही था, रशिया पे डिपेंडेंट थे हम लोग ज़्यादा, लेकिन अभी इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स पे ही से ही हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं आर्म्स को। ठीक है ना,
तो नए टारगेट्स इंडिया के लिए जो है बनाए गए हैं, ठीक है ना। डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात की गई है, ठीक है। कहाँ पे? यूपी में नोएडा में, है ना, हमारे नोएडा है यूपी में, तो वहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात की गई है, ठीक है ना। और ये आपका अलीगढ़, आगरा, झांसी और कुछ और जो है शायद कानपुर भी इंक्लूड था, तो यहाँ पे जो डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात की गई थी, ये सब एक बार आप चेक कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो होगा वो मैं हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उसको कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ है हमारा। तो देखिए इसमें क्या है कि डिफेंस एक्सपो में इसमें क्या लिखा हुआ एक बार हम देख लेते हैं कि 6 फरवरी 2020 को पहला भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव संपन्न हुआ। और ये जो पहला भारत अफ्रीका रक्षा मंत्री कॉन्क्लेव हुआ, इसी डिफेंस एक्सपो में जो 5 to 9 फरवरी तक चला था 2020 में, इसी में जो है इसमें समायोजित कर दिया गया था। इसमें भारत और अफ्रीका के 14 देशों के साथ, ठीक है, उनके रक्षा मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर इंडिया, और जो है आपका अफ्रीका के 14 डिफेंस मिनिस्टर। आपने देखा होगा राजनाथ सिंह जी ने अफ्रीका के 14 डिफेंस मिनिस्टर, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़े होंगे या फिर आपने न्यूज़ में देखा होगा, तो उनके साथ उन्होंने मीटिंग की थी, ठीक है ना। ये चीज़ें आई थी टीवी पे। उसके बाद 38 अन्य जो है हमारे अफ्रीकी देशों के प्रमुख प्रतिनिधि उसमें शामिल थे, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पे संयुक्त घोषणा पत्र स्वीकार किया गया था। इसके तहत क्या क्या था संयुक्त घोषणा पत्र में? ये था कि आतंकवाद को रोकना है, ठीक है, शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है, संघर्ष की रोकथाम करने के लिए साझा प्रयास करना है, ठीक है। इसके माध्यम से भारत और अफ्रीकी देशों के मध्य शांति और सुरक्षा के महत्व को जो है पहचानने का प्रयास किया गया। इसके तहत लाइसेंस द गन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइसेंस द गन्स, अफ्रीकी विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण, ये जो है एक क्या था, ये थीम था। किसके लिए थीम था? अफ्रीका संघ के जो है थीम ऑफ द ईयर के रूप में इसको जो है शामिल किया गया। अफ्रीकी संघ के थीम ऑफ द ईयर के रूप में इसको शामिल किया गया। क्या था? लाइसेंस द गन्स, अफ्रीकी विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखिए जो है राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट, तो इसकी बात करें तो जो है केंद्रीय जो मंत्रिमंडल ने राम मंदिर के निर्माण के लिए 15 सदस्यीय ट्रस्ट का निर्माण कर दिया है, ठीक है ना। 15 सदस्यीय ट्रस्ट का निर्माण कर दिया है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट 9 नवंबर 2019 में अगर हम जाएं तो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, ठीक है ना। तो एक जो है लैंड का टाइटल था रामलला विराजमान, मतलब वो एक जगह थी जो रामलला के नाम पे थी, रामलला को दी गई थी, ठीक है ना। और जो सेंटर था, ठीक है, सेंटर में जो बात की गई थी वो एक टेम्पल के निर्माण की, मैं बहुत पहले पीछे के जाके बात बता रही हूँ, ठीक है। मुस्लिम उन्होंने ये चीज़ जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की भी कुछ फाइंडिंग्स थी, उन्होंने बताया था कि यहाँ से कुछ पिलर्स वगैरह मिले हैं, इससे ये साक्ष्य मिलता है कि यहाँ पे हिंदू कुछ मतलब ऐसा था, स्ट्रक्चर था, बट ये जो है कंफर्म नहीं था कि इट वाज रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टेम्पल, ठीक है ना, लेकिन वहाँ पे कुछ था ऐसा, ठीक है। तो ये जो है ये मतलब जो जजमेंट थी ये सपोर्ट में थी कि यहाँ पे जो मॉस्क था उसकी जगह जहाँ पे रामलला विराजमान थे वहीं पे जो है उनका मंदिर बनना चाहिए। और मॉस्क के बनाने के लिए जो 5 एकड़ की ज़मीन कहीं और जो है प्रोवाइड की जाएगी सुन्नी वक्फ बोर्ड को, ठीक है ना। ये जो है हमारा थोड़ा सा बैकग्राउंड था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि अब आगे देखेंगे तो अब देखिए ये जो 5 एकड़ की ज़मीन थी जो सुन्नी जो है सेनेट वक्फ बोर्ड के लिए दी थी, कंस्ट्रक्शन के लिए मास्क के दी थी, वो जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया था। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को कहा गया था कि आप जो है 5 एकड़ की ज़मीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को दे दें, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे जो लैंड है, ठीक है ना, धानीपुर विलेज में, लखनऊ में धानीपुर विलेज में हाईवे पे जो है लगभग 25 किलोमीटर दूर है राम जन्मभूमि के कॉम्प्लेक्स से, वहाँ पे लैंड अलॉट की गई है 5 किलोमीटर। धानीपुर, जो लोग उधर के लोकल होंगे या फिर आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, तो धानीपुर विलेज वहाँ पे है, लखनऊ हाईवे पे है, वहाँ पे जो है ये जो है लैंड उनको दी गई थी, ठीक है ना। तो अब उसमें ये थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड था। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 15 सदस्यीय ट्रस्ट का निर्माण किया गया, 15 सदस्यीय ट्रस्ट का निर्माण किया गया। और देखिए मंदिर बनाने से पहले देखिए वीएचपी ने ना 8 करोड़ रुपए जो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए जो है उन्होंने रेज कर लिया था, ठीक है ना। पहले ही पैसे कलेक्ट किए जा रहे थे, वो पैसे जो है बैंक में डाले गए थे, उसका इंटरेस्ट वगैरह लेके कुछ अच्छा अमाउंट उनके पास कलेक्ट हो गया था, ठीक है ना। तो ये जो पिलर्स वगैरह थे वो ऑलरेडी बना के रखे जा चुके थे, पिलर्स वगैरह ऑलरेडी सब कंप्लीट था, बस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको लगाना था, ठीक है ना। तो एक जो है मंदिर का जो एक वो जैसे होता है ना कि आपका डिज़ाइन, ठीक है ना, तो डिज़ाइन पहले ही प्रिपेयर था, ठीक है ना। और अगर एग्जाम में अगर आ गया कि डिज़ाइन किस आर्किटेक्ट ने प्रिपेयर किया था, उनका नाम है चंद्रकांत सोमपुरा, ठीक है, चंद्रकांत सोमपुरा, इन्होंने डिज़ाइन को प्रिपेयर किया था, उन्हीं के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सेम मंदिर हमारा बनाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए इसमें 15 सदस्यीय ट्रस्ट का निर्माण किया गया था। इसमें से जो 9 जो मेंबर्स थे, इसमें से जो ये 15 सदस्यीय जो ट्रस्ट होगा उसमें से जो 9 मेंबर होंगे वो परमानेंट मेंबर होंगे, 9 परमानेंट होंगे और 6 जो होंगे वो नॉमिनेटेड होंगे, ठीक है ना।
9 परमानेंट ट्रस्ट होगा, मेंबर्स होंगे और 6 जो है नॉमिनेटेड होंगे। ठीक है, अब देखिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के गठन को मंजूरी दी है और इसमें एक ट्रस्ट में दलित का होना अनिवार्य है। ठीक है, तो जो ट्रस्ट होगा उसमें से एक दलित जो है का होना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। और दलित मेंबर कौन था, अगर आप जो है नाम बता पाएँ कि दलित मेंबर कौन है जो ट्रस्ट में है, ठीक है ना, वो अगर आप नाम बता पाएँ तो वो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मंदिर निर्माण के लिए लगभग 67 एकड़ भूमि ट्रस्ट को हस्तांतरित की जाएगी। कितनी? 67 एकड़। ठीक है, 67 एकड़ जो है जमीन जो है मंदिर को जो है क्या की जाएगी, स्थानांतरित की जाएगी। न्यायालय के आदेशानुसार 5 एकड़ जमीन जो है सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाएगा, हमने डिस्कस कर लिया है। मंदिर निर्माण रख रखाव के लिए धन जुटाने की पूरी छूट होगी। ठीक है, मंदिर जो ट्रस्ट होगा उसको मंदिर जो है के निर्माण, उसके रख रखाव के लिए धन जुटाने की पूरी छूट होगी। अपने क्रियाकलापों एवं उद्देश्यों में परिवर्तन संबंधित समस्त अधिकार प्राप्त होंगे इनको। ठीक है ना, परंतु इससे अचल संपत्ति बेचने या मौजूदा संरचना में बदलाव करने का कोई अधिकार नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो मौजूदा संरचना है उसमें जो है कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये होगा हमारा। और इस ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में महंत नृत्य गोपाल दास को चुना गया। ठीक है, महंत नृत्य गोपाल दास को क्या सदस्य के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव नृपेंद्र मिश्र जो है प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव थे, नृपेंद्र मिश्र, इनको मंदिर अधोसंरचना संपत्ति का अध्यक्ष चुना गया है। ट्रस्ट बनने की शुरुआत में पूर्व सॉलिसिटर जनरल वकील के परासन के ही इसके प्रमुख थे। ठीक है ना, बाद में नृत्य गोपाल दास को प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, देखिए इसका जो मेन सेंटर था ये जो है यहाँ पे जो आपका अयोध्या में ना होके ये जो है वहाँ था, दिल्ली था। ठीक है, दिल्ली था, अयोध्या में ना होके ये दिल्ली था। ठीक है, तो ये जो हमारा पूरा टॉपिक था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र। ठीक है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, इसको बोलते हैं जो है साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। क्या बोलते हैं? साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो जनवरी 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा साइबर क्राइम से निपटने के लिए दिल्ली में भारतीय अपराध समन्वय केंद्र यानी कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे किया गया? ये दिल्ली में किया गया और केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किया गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है। देखिए साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया क्यों गया? साइबर अपराधों से लड़ने के लिए नोडल एजेंसी है ये जो साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है। इट इज अ नोडल एजेंसी फॉर साइबर क्राइम्स। ठीक है ना, साइबर क्राइम जो है अपराध है उसके जो है लड़ने के लिए एक नोडल एजेंसी है और गृह मंत्रालय के साइबर और सूचना सुरक्षा डिवीजन के अंतर्गत ये कार्य करेगा। ठीक है ना, ये इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर योजना के तहत प्रावधान जो है इसमें क्या है ये हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो है ना I4C की स्थापना की योजना और व्यापक समन्वित करने योजना को व्यापक और समन्वित तरीके से सभी प्रकार के साइबर अपराधों से निपटने के लिए अक्टूबर 2018 में मंजूरी दे दी गई थी। ठीक है ना, तो ये I4C को अक्टूबर 2018 में ही मंजूरी दे दी गई थी। अब इस योजना में क्या है? योजना में ये है कि देखिए इसमें अगर हम ऐसे देखें तो इसका उद्देश्य क्या है एक्चुअली I4C का या फिर जो साइबर क्राइम को जो है ख़त्म करने का जो हमने जो बनाया है अपराध समन्वय केंद्र, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य ये है कि बेहतर तालमेल और समग्र रूप से सभी तरीके के साइबर अपराधों से निपटना। ठीक है, सभी तरीके से चाहे जैसे भी साइबर अपराध हों। ठीक है, चरमपंथी और आतंकवादी समूहों द्वारा जो साइबर स्पेस का दुरुपयोग किया जा रहा है उसको भी समझना देखना। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ रही है तो साइबर कानून में संशोधन का सुझाव भी देना। ठीक है ना, ये जो हमारी बॉडी बन रही है, ये जो साइबर कानून है उसमें जो है उसमें हम चेंजेस भी ला सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी, ताकि तेज़ी से बदलती जो मतलब टेक्नोलॉजी है हमारी और जो इंटरनेशनल जो है सहयोग के साथ तालमेल बनाया जा सके। इंटरनेशनल जो जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहे हैं और इंटरनेशनली जो लोग हमें हेल्प कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, टेक्नोलॉजी नई इनोवेट कर पाएँ तो हम जो है जो बदलती हुई परिस्थिति है उसके साथ हम तालमेल बना के रह सकते हैं। ऐसा ना हो कि हमारे जो लॉज हैं वो हमारे फॉर बिहाइंड हैं, जितना जो क्राइम हो रहा है, जिस तरीके से क्रिमिनल माइंड जिस तरीके से एक्टिव है, लॉज हमारा वहाँ तक पहुँच ना पा रहा हो, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तकनीकी शोध में आने वाली समस्याओं को चिन्हित करना है ना, टेक्नोलॉजिकल जो है जो शोध है उसमें जो है क्या चीज़ें समस्याएं क्या आ रही हैं उसको हम चिन्हित कर लें, उस पर हम काम करें। ठीक है ना, अच्छा ठीक है, जो हमारी कंट्री है और बाहर की कंट्रीज़ में क्या जो है जो उनके जो है शोध संस्थान हैं उनके साथ मिलकर जो है नई तकनीकी और फॉरेंसिक जो है आपका क्या बोलते हैं उसको टूल्स हैं। ठीक है ना, उनको विकसित करना। ठीक है, R&D पे काम करना।
ठीक है। साइबर अपराधों से संबंधित और भी देशों के साथ हुए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस जो है ट्रीटीज़ है होती हैं, उनको जो है और जितने कंट्रीज़ को हो सके उसमें हम ऐड कर लें, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हम जो है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एग्रीमेंट कर सकें, ट्रीटीज़ को साइन कर सकें, तो ये सारी चीज़ें उद्देश्य हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, इस योजना को संपूर्ण भारत में लागू किया गया है, पूरे भारत में लागू किया गया है। अब पूछ लेंगे किसी पार्ट में नहीं, तो इसको पूरे भारत में लागू किया गया है तथा साइबर क्राइम से बेहतर तरीके से निपटने I4C को समन्वित और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए 7 प्रमुख घटक हैं इसके, ठीक है ना। 15 राज्यों, कितने घटक हैं, 7 घटक हैं, ठीक है। 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र स्थापित करने के लिए अपनी सहमति प्रदान कर दी है। तो कितने लोग अभी तक एग्री हुए हैं, 15 स्टेट्स, ठीक है, 15 राज्य और जो है केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने जो क्षेत्रीय है, जो रीजनल लेवल पे साइबर अपराध समन्वय केंद्र होगा, वो जो है स्थापित करने के लिए उन्होंने अपनी बात जो है सामने रख दी कि हम स्थापित करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसमें और चीज़ें क्या हो सकती हैं जो इसमें जो है एक कुछ अलग सी, जैसे मान लीजिए महिलाएं हैं और बच्चे हैं, उनके विरुद्ध अपराध, ठीक है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, बाल यौन दुर्व्यवहार, इस तरीके से, जैसे जो है आपका रेप विक्टिम्स हैं, इनसे जुड़ी जो है ऑनलाइन सामग्री के मामले में भी शिकायत दर्ज की सकेगी। जो ऑनलाइन जो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसको हम ऑनलाइन भी जो है हम रजिस्टर कर सकेंगे, ठीक है ना। जैसे और बहुत सारे और अपराध हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं आप सोचिए, जैसे फाइनेंशियल जो है कोई ऐसा क्राइम कर रहा है कोई, है ना, स्टॉकिंग कर रहा है, साइबर बुलिंग कर रहा है, और इन सारी तरीकों से जो है जुड़े अपराधों को भी हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट हमारा सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2019 क्या होता है, SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 2019, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, देखिए SDG के बारे में आपको पहले थोड़ा सा आइडिया हो जाए, उसके बाद हम टॉपिक को देखिए। SDG क्या होता है, हमारे इसमें कलेक्शन ऑफ 17 गोल्स होते हैं, ठीक है। एक जो है गोल्स का एक जो है कलेक्शन होता है, 17 गोल्स होते हैं टोटल, ठीक है ना। ये जो है क्या है, ये एक तरीके की ब्लूप्रिंट है, किसके लिए ब्लूप्रिंट है, टू अचीव अ बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल, ठीक है। हर सभी के लिए एक बढ़िया फ्यूचर जो है देने की एक जो है एक वे आउट प्रिपेयर किया गया है ना, एक वे आउट बनाया गया है कि सभी लोग को एक अच्छा फ्यूचर दें। बट वो 17 गोल कौन कौन से हैं जिससे हम एक दूसरे को अच्छा एक फ्यूचर दे सकते हो, ठीक है ना। तो देखिए पहली बात तो ये सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल है वो सेट किया गया था 2015 में, और किसने किया था, UNGA ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, ठीक है ना। क्यों किया था, किया इसलिए था कि 2030 तक, ठीक है, 2030 तक इन 17 गोल को हम अचीव करेंगे, ठीक है ना। और ये जो है एक UN रेजोल्यूशन था, उसका पार्ट है, ठीक है ना। UN रेजोल्यूशन का पार्ट है 17 गोल्स को 2030 तक अचीव करना। तो देखिए अगर आप एक बार देखें तो मैं इसको, अच्छा ठीक है, एक सेकेंड, इसमें जो है ना एक बार आप मुझे बताइएगा कि 17 गोल्स कौन कौन से हैं। अब जो मुझे, जैसे पहला गोल है, कुछ गोल्स जो याद है, जैसे नो पॉवर्टी, ठीक है, पॉवर्टी को इरेडिकेट करना, हंगर को कम करना दूसरा था, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग ये तीसरा था, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन ये चौथा था, पांचवा आपका जेंडर इक्वलिटी था। लेकिन अब 15 जो है 17 कौन कौन से हैं, एक बार आप इसको देख लीजिएगा कौन कौन से हैं, ठीक है। तो 17 गोल्स आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कौन कौन से गोल हैं, तो ये देख लीजिएगा। अब देखिए नीति आयोग ने 30 दिसंबर 2019 को सतत विकास लक्ष्य सूचकांक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स को के दूसरे संस्करण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन पर एक रिपोर्ट जारी की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल था जो आपने UN ने बनाया था, तो हमारे यहाँ नीति आयोग की रिपोर्ट जो है ये इंडेक्स जारी कर रही है, वो इसलिए जारी कर रही है। देखिए ये जो है ना, पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये जो गोल्स है हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 गोल्स, ये नॉन बाइंडिंग है, ठीक है ना। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर जो है जबरदस्ती है कि आप इन गोल्स को पूरा करिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, ना ही आपको कोई हार्म होगा इस चीज से, आप करें या ना करें। बट जो इमर्जिंग कंट्रीज हैं, जो डेवलप कंट्रीज हैं, या जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, नियर टू डेवलपमेंट है, डेवलप्ड हैं, वो कंट्रीज अगर नहीं करती हैं तो थोड़ा सा उनकी इमेज को एक धक्का लगता है, समझे, जैसे चाइना और इंडिया और ब्राजील वगैरह हो गए। तो इसलिए ये चीज आपको इसके साथ जो है आपको तारतम्य बैठा के रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इंडिया जो है एज अ नेशन, इंडिया ने बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारे चेंजेस किए हैं। इंडिया ने अपना जो है हर स्टेट का जो है सोचा कि हम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम हर स्टेट का देखेंगे, कौन सा स्टेट कितना डेवलप कर रहा है, हम 17 जो गोल्स हैं उसको अचीव करने में हम कितना अच्छा काम कर पा रहे हैं और क्या रिजल्ट आ पा रहा है। तो इंडिया का बहुत अच्छा एफर्ट रहा है। जैसे अब देखिए अगर पॉपुलेशन जो बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं आप देख लीजिए, जैसे चाइना हो गया, तो ये जो है वर्ल्ड की 18.5% पॉपुलेशन चाइना के पास है और इंडिया के पास 17.9%। लेकिन आगे अभी आने वाले सालों में हम उनसे आगे चले जाएंगे। लेकिन देखिए TFR जो हमारा है ना, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो कई सारे स्टेट्स में घटता हुआ नजर आ रहा है। ऑल ओवर इंडिया का जो TFR घट रहा है,
ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम उनको जो है बाईपास ही कर देंगे कुछ टाइम पे, जो है जिस तरीके से जो हमारा जो बढ़ रहा है, ठीक है ना, सरपास कर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए इंडिया में अगर हम जो है ऐसे बात करें, इंडिया का आप लोग को सभी लोग को याद हो चुका होगा, अब तक रट चुके होंगे आप लोग कि इंडिया का जो हमारा SDG जो रैंक है वो 115 है, ठीक है। SDG रैंक है इंडिया की 15 है, ठीक है ना। और आपका जो अगर हम बात करें इसका कि टोटल, अच्छा ये टोटल कंट्रीज कितनी थी आप मुझे बता दीजिएगा, टोटल कंट्रीज कितनी थी जिसमें 115 रैंक है इंडिया का, ठीक है। लेकिन इंडिया का कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत अच्छा है, ठीक है ना। इंडिया ने इसलिए जो है नीति आयोग है वो डिफरेंट स्टेट्स का सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो जारी कराती है इंडिया, ताकि वो अच्छी तरीके से कोप अप जो है एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में एक अच्छा जो है आगे वो आ पाए, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को 2030 तक ऐसा ना हो कि हाथ में कुछ भी नहीं है, हमने कोई गोल अचीव नहीं किया है, समझ रहे ना बात को। तो ये चीज़ है। तो अब देखिए 17 जो हमने जो देखिए 17 गोल हैं टोटल, मैंने बताया SDG का 17 गोल है, लेकिन 17 गोल्स में हम जो है इंडेक्स को जारी नहीं करते, हम 16 गोल में जारी करते हैं, 17 में नहीं जारी करते। जो एक गोल है जिसमें हम जारी नहीं करते वो कौन सा है, वो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे। या फिर आप ऐसे जान लीजिए कि जो 17वां गोल है वो ये है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस कैसा है, इंटरनेशनल बॉन्डिंग कैसी है। तो स्टेट के बारे में हम जारी कर रहे हैं, तो स्टेट की तो इंटरनेशनल बॉन्डिंग होती नहीं, हमारा फेडरेशन है, बट स्टेट को बहुत ज़्यादा मतलब स्टेट हमारा इंटरनेशनल रिलेशन नहीं एस्टेब्लिश कर सकता, हमारे सेंटर करता है। तो इसलिए वो वाला हमने छोड़ दिया है, 17 हमने छोड़ दिया, बाकी 16 जो है हमने जो हमारे गोल्स हैं उसमें हमने इंडेक्स जारी किया है, ठीक है। तो दूसरा हमारा संस्करण है, नीति आयोग ने इसको जो है इसके इंडेक्स को जारी किया है। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी केरल सूची में प्रथम स्थान पे है, ठीक है। केरल सबसे, और बिहार जो है ये जो है इंडेक्स में सबसे अंतिम स्थान पे है, बिहार का नंबर सबसे लास्ट में है, ठीक है। 17 अंकों के साथ केरल शीर्ष पर है, जबकि 50 अंकों के साथ बिहार सबसे नीचे है। रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या, देख लीजिए। इस रिपोर्ट में 50 अंक है बिहार का, याद रखिएगा। 70 जो है 70 जो है वो केरल का है। देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम के वर्ष 2018 के मुकाबले काफ़ी अच्छी प्रगति की है। किसने? यूपी, उड़ीसा और सिक्किम ने, याद रखिएगा, यूपी, उड़ीसा, सिक्किम ने प्रगति की है। और नीति आयोग की SDG भारत सूचकांक में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के क्षेत्र में राज्यों की प्रगति के आधार पर उनके प्रदर्शन को आंका जाता है। रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण तथा स्त्री पुरुष असमानता अभी भी समस्या बनी हुई है, ठीक है ना। रैंकिंग बार देख लेते हैं। केरल और हिमाचल प्रदेश 18 में दोनों ही थे कंबाइंड फॉर्म में, केरल एंड हिमाचल प्रदेश बोथ, और 19 में जो हमारा केरल है टॉप पे। तमिलनाडु जो है 18 में जो है दूसरे नंबर पे था, और हिमाचल प्रदेश अभी इस बार दूसरे नंबर पे है, ठीक है ना। ये जो है आपका आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र, और उसके बाद इधर है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जो है केरला। तो ये जो है हमारा रैंकिंग थी। तो अभी आज हम यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत कृषि पोषण कोष को जो है पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।